किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ, तो किस बेसिस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, किस बेसिस पे मसल को क्लासिफाई किया गया है? एक लाइन हमने आपको बताया था, लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन न्यूरल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना? कौन कौन सा सिस्टम? न्यूरल, मस्कुलर एंड स्केलेटल। MNS याद रखो, बल्कि MNS एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नहीं, मस्कुलर सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना? लोकोमोशन रिक्वायर MNS, locomotion require perfect coordination between MNS, muscular system, neural system and skeletal system। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। हमने मसल्स को 3 ग्रुप में, कौन कौन सा? स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, तो 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे? और देखो आपके एनसीईआरटी में, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे एनसीईआरटी में क्या है, ये याद रखना बहुत जरूरी चीज है। और एनसीईआरटी में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुआ है, आप लोगों ने कंप्यूटर में ये देखा और सुना होगा ये टर्मिनोलॉजी, लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एक्सेस नेटवर्क, बट नॉट लोकल एक्सेस नेटवर्क हियर। हियर लोकेशन, अपीयरेंस, 3 बेसिस है, नेचर ऑफ रेगुलेशन। नेचर ऑफ रेगुलेशन, लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन। लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन। तो ऑन द बेसिस, ये लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ लैन, ऑन द बेसिस ऑफ लैन। तो ये लैन टर्म आपके चैटिंग में इस्तेमाल है कहाँ? अब देखो कोई क्लासिफिकेशन होता है जिसमें सिर्फ एक बेसिस होता है, इस क्लासिफिकेशन में 3 बेसिस है। कितने बेसिस है? 3 बेसिस है। तो सबसे पहले अगर बात करें लोकेशन की, किसकी बात करें? लोकेशन की। अटैच टू बोन, present in visceral organ, which organ? Visceral organ, present in heart, तो अटैच टू बोन तो कौन सा मसल कहेंगे? हाँ बोलो, हेलो हेलो, प्रेजेंट स्केलेटल मसल, विसेरल मसल एंड कार्डियक मसल। तो जब कभी आप टर्म, ध्यान से सुनना, जब कभी आप टर्म कौन सा स्केलेटल इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ कौन सा टर्म इस्तेमाल करोगे? विसेरल। डू नॉट यूज इनवॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड। स्केलेटल के साथ हमेशा कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे? विसेरल, क्योंकि स्केलेटल हड्डी से अटैच है, विसेरल ऑर्गन का में जो है विसेरल मसल, और हार्ट में जो है वो कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल के साथ कौन सा टर्म इस्तेमाल करना है? विसेरल मसल या स्मूथ मसल। अगर आप स्केलेटल मसल कहते हैं कि मसल क्लास, अगर आप एक क्वेश्चन देखिए, which classification set is correct?
क्लासिफिकेशन सेट इज करेक्ट। ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर लिखना। और नंबर 1 स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। वॉलुंटरी, इनवॉलुंटरी, कार्डियक। striated, smooth, कार्डियक। स्केलेटल, विसेरल, कौन सही है? फोर्थ। अब देखो एक और ऑप्शन लिखता हूं मैं, स्ट्रिएटेड ए, तो कंफ्यूजन है, चलो इतना। तो आप यहाँ पे ये किसके बेसिस पे, लास्ट वाला लोकेशन के बेसिस पे। इसमें क्या दिक्कत है? तो एक तो लोकेशन है, दूसरा अपीयरेंस है, तीसरा लोकेशन है। एक नेचर ऑफ रेगुलेशन है, नेचर ऑफ रेगुलेशन है, तीसरा लोकेशन है। एक अपीयरेंस, दूसरा अपीयरेंस, तीसरा लोकेशन। कार्डियक मतलब दिल के मसल को कौन सा मसल कहते हैं? कार्डियक मसल। दिल के मसल को कौन सा मसल कहते हैं? तो यहाँ पे कार्डियक टर्म क्या डिनोट कर रहा है? लोकेशन। यहाँ पे स्केलेटल क्या डिनोट कर रहा है? लोकेशन। लेकिन स्मूथ क्या डिनोट कर रहा है? अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या डिनोट कर रहा है? अपीयरेंस। यहाँ पे वॉलुंटरी, नेचर ऑफ रेगुलेशन, नेचर ऑफ रेगुलेशन, ये क्या डिनोट कर रहा है? लोकेशन। यहाँ पे अपीयरेंस, अपीयरेंस, लोकेशन। इसलिए सही कौन सा है? समझ रहे बात को? सही कौन सा है? फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों क्या डिनोट कर रहा है? लोकेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन अब देखते। तो हमने अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग मसल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये लिखिए ना, ये वाला भी नहीं लिखा अभी तक। चलो जल्दी करो। तो अगर बोन से अटैच है तो कौन सा मसल कहेंगे बोलो? और विसरल ऑर्गन का पार्ट है तो कौन सा कहेंगे? विसरल ऑर्गन का पार्ट है तो कौन सा मसल कहेंगे बोलो? विसरल। और अगर हार्ट पार्ट है तो क्या? लेकिन हम कहें कि मसल में स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है। कौन सा अपीयरेंस है? स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस का मतलब समझते हो? जैसे चेक, चेक, चेक समझते हो? ये जैसे कि इस तरह का अपीयरेंस, इस तरह का अपीयरेंस, तो क्या कहेंगे? स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। कौन सा अपीयरेंस? स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। तो अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग मसल को कैसे क्लासिफाई करते हैं? स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ। और इसके लिए सुनो अभी मैं करता हूं, ये लिखिए, हो गया, ये हो गया। चलो तो अगर बात करें तो अपीयरेंस की, देखो एक मसल सेल ऐसा है, एक मसल सेल ऐसा है, एक मसल सेल ऐसा है, और एक मसल सेल ऐसा।
अब बताओ स्ट्रिएशन इसमें भी है, स्ट्रिएशन इसमें भी है, स्ट्रिएशन दोनों में, न्यूक्लियाई इसमें भी है, ठीक है। लेकिन ये बताओ ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रिएशन किसमें दिख रहा है, इसमें कि उसमें? इसमें। It is a more prominent striation. It have more prominent striation. It have a no striation. It have a striation but less prominent striation. Striation का मतलब एक तरह का चेक टाइप का तो इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिएटेड मसल, और जिसमें बिल्कुल कोई स्ट्रिएशन नहीं है उसको कहते हैं स्मूथ मसल। अब देखो टर्म स्ट्रिएटेड इस्तेमाल हो चुका है तो फिर दूसरी बार उसके लिए टर्म स्ट्रिएटेड हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो स्ट्रिएटेड मसल के साथ टर्म स्मूथ मसल इस्तेमाल होगा और उसके कोरस्पोंडिंग कार्डियक मसल के लिए नो टर्मिनोलॉजी। ये कौन सा है? स्केलेटल। ये कौन सा है? विसरल। ये कौन सा है? कार्डियक। और स्केलेटल मसल के लिए अपीयरेंस के बेसिस पे कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है? स्ट्रिएटेड। विसरल मसल के लिए अपीयरेंस के बेसिस पे कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है? स्मूथ मसल या नॉन स्ट्रिएटेड। लेकिन नो कोरेस्पोंडिंग टर्मिनोलॉजी फॉर कार्डियक मसल। तो अगर हम इस पे ये लोकेशन के बेसिस पे क्या कहते हैं? स्केलेटल, इसको विसरल और इसको कार्डियक। तो अपीयरेंस के बेसिस पे कार्डियक मसल के लिए कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। अपीयरेंस के बेसिस पे कार्डियक मसल के लिए हमारे पास कोई टर्मिनोलॉजी नहीं। यार घर में 3 बच्चे पैदा हुए, पहले बेटे का नाम रख दिया गया बड़े बेटे का पप्पू। क्यों? ही हैव ए कैरेक्टर ऑफ पप्पू। पप्पू समझते हो ना, मतलब थोड़ा सा पप्पू वाला कैरेक्टर, तो उसका नाम क्या डाल दिया? पप्पू। बीच वाला जो है थोड़ा होशियार हो गया, जब लास्ट वाला हुआ उसमें भी पप्पू का कैरेक्टर लेकिन कम है, नहीं समझ पा, थोड़ा सा पप्पू वाला कैरेक्टर कम है। तो आपने बड़े का नाम पप्पू रख दिया, तो छोटे का भी नाम पप्पू रखेंगे? ये छोटा पप्पू नहीं, छोटा पप्पू नहीं रखेंगे, कुछ और नाम देंगे या नहीं देंगे नाम, ठीक है ना। तो आपने वही चीज है, आपने स्ट्रिएशन के लिए यहाँ पे इसके लिए टर्म स्ट्रिएटेड इस्तेमाल कर लिया, तो उसके लिए हम कोई दूसरा नाम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है ना। अपीयरेंस के बेसिस पे इसके लिए कोई इस्तेमाल नहीं। अब ये नेचर ऑफ रेगुलेशन। नेचर ऑफ रेगुलेशन का मतलब आपके विल पावर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है या ऑटोमेटिकली होता है? तो आपके विल पावर से होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल। कौन सा मसल? वॉलंटरी मसल। विल पावर नहीं हो तो इसको लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? इनवॉलंटरी मसल। और इसके लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसको भी हम इनवॉलंटरी कहते हैं, लेकिन जब टर्म इनवॉलंटरी हो तो जनरली हम लोग स्मूथ करते हैं, क्योंकि ये भी ऑटोमेटिकली ही रेगुलेट होता है। तो इन दोनों के लिए टर्म हम लोग इनवॉलंटरी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। कंबाइनली फॉर बोथ ऑफ देम द टर्म इनवॉलंटरी इस्तेमाल होता है, एक के लिए नहीं, सॉरी फॉर दैट। इनवॉलंटरी मसल हम इन दोनों को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे विल पावर पे नहीं होता, ये हमारे विल पावर पे नहीं होता है। इसी के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, कौन सा? सोमैटिक। और इसी के लिए टर्म इस्तेमाल होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम से ये दोनों कंट्रोल होता है, याद करो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स। याद है कि नहीं? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम याद करो। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सप्लाई स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स। याद करो, याद है कि नहीं? अपने एनसीईआरटी की बुक में भी दिया होगा कि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सप्लाई स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स। तो इन दोनों को लिए टर्म हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इनवॉलंटरी मसल या। तो आज के बाद अगर आपके सामने में, पहले भी ये टर्मिनोलॉजी जरूर आया होगा लेकिन आपके दिमाग में एक पिक्चर नहीं डेवलप होगा, लेकिन अब अगर पिक्चर नहीं डेवलप हो रहा है तो फिर ठीक बात नहीं है। तो अब आपके दिमाग में एक पिक्चर डेवलप होगा कि टर्म स्केलेटल इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब वो बोन से टच है। टर्म स्ट्रिएटेड इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब उसमें स्ट्रिएशन है। अगर टर्म वॉलंटरी इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब अपना विल पावर पे इसका कॉन्ट्रैक्शन है। और इसी के लिए टर्म सोमैटिक भी इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? और जब कभी इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक होता है, इसका मतलब स्मूथ और कार्डियक। लेकिन टर्म स्मूथ नॉट रिप्रेजेंट द कार्डियक, नॉन स्ट्रिएटेड डू नॉट रिप्रेजेंट द कौन सा? कार्डियक। क्यों? क्योंकि उसमें भी स्ट्रिएशन होता है, कम होता है। तो यहां पर कोई दिक्कत? तो क्लासिफिकेशन समझ में आए? कोई दिक्कत बोलो, किसी को कोई दिक्कत? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड किया
कि 3 बेसिस पे, लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ, और तीनों को लोकेशन के बेसिस पे। तो सब आज के बाद स्केलेटल के साथ कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे बोलिए? स्केलेटल के बाद कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे बोलिए? स्केलेटल के बाद स्केलेटल के लिए कौन सा? विसरल, और विसरल के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्डियक। अगर स्केलेटल के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इस्तेमाल करते हैं कौन सा टर्म? स्मूथ, तो ये बात ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। बल्कि आपको क्या इस्तेमाल करना होगा? विसरल, और विसरल के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्डियक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल आई थिंक कि आपको समझ में आ गया। अब आइए इन तीनों मसल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, किसमें? स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तो आइए, आप सबको मालूम भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा है कि नहीं? तो चलिए बताइए, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कौन सा मसल बोलो? कार्डियक मसल। तो क्या बेसिक डिफरेंस है बताओ? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री? क्या बेसिक डिफरेंस है स्केलेटल, विसरल और कार्डियक में? क्या बेसिक डिफरेंस है? हु विल टेल मी? बोलो, क्या बेसिक डिफरेंस है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें, देखो ऐसे नहीं, हम लोग जो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वही, देखो हमें चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ने में ज्यादा फायदा है। नॉन, तो सबसे पहले लोकेशन के बेसिस पे, अटैच विथ बोन एक्सेप्ट टंग मसल। टंग मसल जो है ना वो बोन से अटैच नहीं था, स्केलेटल है लेकिन बोन से अटैच नहीं था। पार्ट ऑफ विसरल ऑर्गन एक्सेप्ट, विसरल ऑर्गन्स किसको कहते हैं? जो थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी में अदर देन हार्ट जो भी ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी में कौन कौन सा ऑर्गन है? यहाँ पे लंग्स है, हार्ट है, लंग्स है, हार्ट है, और नीचे में कौन सा है? स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लीवर, किडनी, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर। तो पार्ट ऑफ विसरल ऑर्गन्स या वॉल ऑफ पार्ट्स, अच्छा लिखो, वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स, सॉरी फॉर दैट, वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स एक्सेप्ट एंड आल्सो इन wall of blood vessels, also wall of blood vessels, heart and proximal portion of aorta। अब proximal portion of aorta क्या होता है बताएंगे, तो बताएंगे, लिखना। तो आपसे आता है कि विसरल मसल कहाँ का लोकेशन कहाँ है? तो ब्लड वेसल के वाल में, और जितना भी विसरल ऑर्गन है उनके वाल में, काम ज्यादा समय होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब बताओ नेक्स्ट जो है हम लोग बात करें अपीयरेंस की। प्रोमिनेंट स्ट्रिएशन, नो स्ट्रिएशन, striation is less prominent, striation is less prominent। अब और क्या अपीयरेंस के बाद? नेचर ऑफ रेगुलेशन, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। अपीयरेंस का मतलब एक चीज और, सिलिंड्रिकल सेल, अच्छा चलो आगे शेप ऑफ सेल बात करेंगे, चलो लिखो इतना, तो चलो लिखो, हो गया, लिख लिया, चलो मैं उधर लिखता हूँ। स्केलेटल मसल
विसेरल मसल और कार्डियक मसल। अब देखो बात करें इसकी इसकी तो नेचर ऑफ रेगुलेशन के बाद शेप ऑफ सेल, सिलिंड्रिकल, देखो ये है सिलिंड्रिकल। इस शेप को कौन सा कहते हैं, स्पिंडल शेप या फूजी फॉर्म। स्पिंडल शेप या उसके लिए दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं फूजी फॉर्म, फूजी फॉर्म से। टर्म याद रखना फूजी फॉर्म से। इसमें भी सिलिंड्रिकल लेकिन इसमें ब्रांचिंग है वो बात, लेकिन ये भी है सिलिंड्रिकल। बात करें ब्रांचिंग की, नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, और इसमें ब्रांचिंग सीन। एक पॉइंट लिखो नीचे, नो ऑब्लिक ब्रिज, क्या होता है बताएंगे, एंड इंटरकनेक्टेड डिस्क, क्या होता है बताएंगे। नो ऑब्लिक ब्रिज एंड intercalated disc। Presence of oblique bridge and intercalated disc। Presence of oblique bridge and intercalated disc। इसमें ऑब्लिक ब्रिज एंड इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। इधर क्या तो लिख लिया होगा, क्या होता है अभी बताएंगे। इंटरकैलेटेड डिस्क और ऑब्लिक ब्रिज क्या होता है बताएंगे। इसमें नेक्स्ट लिखिए, मैं क्यों बार बार लिख रहा हूं, ताकि आप स्केलेटल के साथ क्या लिखें, विस्केलेटल। अक्सर बच्चे स्केलेटल के साथ क्या लिखते हैं, स्मूथ। इट इज नॉट राइट। स्केलेटल की कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा क्या लिखना हो, विस्केलेटल। अगर स्केलेटल की कॉरस्पॉन्डिंग स्मूथ लिखते हैं तो ये बात गलत है। देखिए नेक्स्ट, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, structurally uninucleated and functionally multinucleated। क्या होता है ये भी दोनों पॉइंट समझाएंगे, ये वाला मल्टीन्यूक्लिएटेड की टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंक्टियम। कौन सा, सिंक्टियम। अगर आपको मालूम होगा, आपने सिल्वर में पढ़ा होगा सिंक्टियम। ठीक है, लिखिए और कोई डिफरेंस आप लोगों को मालूम है इनके अलावा, कोई डिफरेंस किसमें, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक में। हाँ, अगर वो विसरल भी फटीग होता है लेकिन उसका रेट ऑफ फटीगनेस स्लो होता है, और कार्डियक अगर फटीग हुआ तो हम लोग, हाँ ठीक है ना, हम लोग फटीग नहीं होंगे। बात को ये लिखेंगे, रिलेटिवली
more easily fatigue. Here fatigueness seen rarely. क्यों, ये भी बताएंगे क्यों ऐसा fatigueness seen rarely. ऐसा क्यों बताएंगे. fatigueness never seen, और जब ये fatigueness शो किया तो बस से never seen. और कोई डिफरेंस. और कोई डिफरेंस बोलो इनके अलावा. अब देखो, अभी हम आप लोग को ये वाला तो बाद में हम समझाएंगे, ये वाला पॉइंट तो हम बाद में समझाएंगे, ठीक है ना. लेकिन ये दोनों अभी मैं समझाऊंगा. कौन सा, इस पॉइंट को, ठीक है. ऑब्लिक ब्रिज वाले को और इंटरकनेक्टेड ब्रिज को और इसको अभी हाँ चलिए लिखो. सेलुलर जंक्शन याद है. सेलुलर जंक्शन याद है. नहीं, अच्छा तुम लोगों को एपिथेलियल टिश्यू नहीं पढ़ाया अभी. उसके बाद लोकोमोशन मूवमेंट के बाद टिश्यू टॉपिक शुरू करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट फिजियोलॉजी, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा जरूरी है. कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा दिया. चलो चलो लिखो. देखो हो गया, ये टेबल लिख लिया. लिखो जल्दी करो. बीटीएस का सिलेबस नहीं. देखो, एक तो लोकोमोशन मूवमेंट में जहां तक हो जाएगा ये, उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, और फर्स्ट चैप्टर तुम लोग कौन सा पढ़ाया था. नहीं, पहला एनिमल किंगडम. हाँ तो एनिमल किंगडम बस तीन ठीक है ना. कौन कौन से, लोकोमोशन मूवमेंट, केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल किंगडम. मैं लिख के भेज देता हूँ, ताकि मुझे भी याद रहेगा, चेंज कभी नहीं होगा. हो गया. देखो मैंने ग्रुप पे भेज भी दिया है, ठीक है. तो इसलिए इंशाल्लाह चेंज नहीं होगा, बेफिक्र. हाँ मैं इसलिए लिख के भेज दिया है ना, ताकि चेंज नहीं होगा. चल आगे बढ़े. देखो क्या होता है इसका मतलब. देखो जैसे कि अगर आप इसके मसल का सेल का डायग्राम बनाओ तो ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल, और इस सिलिंड्रिकल में ऐसे
इसमें बीच में बहुत सारा स्ट्रिएशन है, इसमें बीच में स्ट्रिएशन, ये क्या है स्ट्रिएशन, और ये पेरिफेरी में ये सब क्या है न्यूक्लियस, और एक की मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियस है, और एक नहीं बहुत सारा, और सारा न्यूक्लियाई कहां पे पेरिफेरी में या सेंटर रीजन पे पेरिफेरी। अगर बात करो इसके डायग्राम की तो ये है, और एक ही न्यूक्लियाई है वो भी सेंटर। लेकिन अगर बात करो इसकी तो इसका मसल सेल, ये एक मसल सेल है, अब देखो, और यहां पे इस मसल सेल में यहां पे एक ओपनिंग है, अब यहां पे एक दूसरा मसल सेल है, और यहां पे एक तीसरा मसल सेल है, अब देखो इसमें यहां पे है, यहां पे ऐसे है, तो यहां पे देखो इसमें ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस ये है, और इसका न्यूक्लियस। अब देखो प्लीज लिसन केयरफुली, अब ये व्हाइट कलर का एक मसल है, ये ब्लू कलर का एक मसल सेल है, ये येलो कलर का एक मसल सेल है, और ये मसल सेल में ये ब्रांचिंग्स हैं, ये येलो कलर वाले ब्रांचिंग है, ये व्हाइट वाले ब्रांचिंग है, ये ब्लू वाले। इस ब्रांचिंग जहां पे है उसके सामने में यहाँ पे ओपनिंग है, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, इसके जरिए किसका माल किसमें, तो इसका माल इसमें और इसका माल इसमें, दोनों का माल मतलब साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। वैसे ही हेयर, इसका माल इसमें, इसका माल इसमें, इसका माल इसमें, इसका माल इसमें। अब देखो सेल के अंदर माल बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की किसकी जिम्मेदारी होती है, न्यूक्लियस की। और इस सेल ने अपने लिए तो माल बनाया है, माल बनाने के बाद इसमें भी भेज दिया, इसने अपने लिए इस न्यूक्लियस ने बनाया है, इसमें भी भेज दिया, तो इस सेल को ये सेल भी कंट्रोल कर रहा है, इस सेल को ये सेल भी कंट्रोल कर रहा है, तो फंक्शनली क्या हुआ, अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस किस सेल को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है न्यूक्लियस, तो फंक्शनली ये मल्टी न्यूक्लियस है कि यूनि न्यूक्लियस है, लेकिन स्ट्रक्चरली हर सेल में एक एक न्यूक्लियाई है। तो ये बात समझ में आया, स्ट्रक्चरली यूनि न्यूक्लियेटेड एंड फंक्शनली, क्यों, क्योंकि बीच में गैप है, इस गैप को कहते हैं गैप जंक्शन, क्या कहते हैं, गैप जंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं गैप जंक्शन, इसको क्या कहते हैं बेटा, गैप जंक्शन। पढ़ाएंगे किसमें, जब सेलुलर जंक्शन पढ़ाएंगे एपिथेलियल टिश्यू में, तब अभी बात जान। और ये गैप जंक्शन के लिए किसमें, कार्डियक मसल में गैप जंक्शन के लिए स्पेशल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है, कौन सा, इंटरकैलेटेड डिस्क। गैप जंक्शन के कार्डियक मसल में एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, क्या, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो आपको ये लिख लेना चाहिए, आपको ये डायग्राम बल्कि बना ले तो अच्छा रहेगा, नहीं बनाना चाहे तो मत नहीं, लेकिन बना लीजिए तो मेरे समझ से अच्छा रहेगा। इसको हम कहते हैं, इस गैप जंक्शन के लिए, गैप जंक्शन इसका दूसरा नाम होता है कम्युनिकेशन जंक्शन, जिसके जरिए कम्युनिकेट करता है। दोनों टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में इस्तेमाल हुआ है टिश्यू चैप्टर में। और कार्डियक मसल के लिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, फॉर ओनली फॉर कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल में गैप जंक्शन के लिए क्या टर्म इस्तेमाल होता है, इंटरकैलेटेड। लेकिन गैप जंक्शन या कम्युनिकेशन जंक्शन एक जनरलाइज टर्मिनोलॉजी है, एक सेल दूसरे सेल से अगर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, गैप जंक्शन या कम्युनिकेशन जंक्शन। और कार्डियक मसल में उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगा,
इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये सिर्फ किसमें है, स्मूथ में, स्ट्रिएटेड में या कार्डिक में, स्केलेटल में, विसरल में या कार्डिक में, कार्डिक में। अब बताओ एक चीज, आप लोग बताओगे, ये ऑब्लिगली अटैच है, ये ऑब्लिगली, यार करा सही चेंज, ये ऑब्लिगली अटैच है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, बता बिल्कुल ठीक बोला है, इसको क्या कहेंगे, ऑब्लिगली अटैच, ऑब्लिक ब्रिज। इसके जरिए इस सेल से उस सेल पे आप चले जाओगे कि नहीं, इस पुल के जरिए। तो इस अटैचमेंट, इस ऑब्लिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ब्रांच ऑब्लिक स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज ऑब्लिक ब्रिज। ब्रांच ऑब्लिक स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज, तो लिख लेंगे गिव राइज, ऑब्लिक ब्रिज, ब्रांचिंग गिव राइज विच ब्रिज, ऑब्लिक ब्रिज। हाँ बोलो क्या, क्या है, तुम मोबाइल में क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, चश्मा को क्या दिखा रहे हो, नया खरीदे हो क्या, कितना समय खरीदे हो, तो दिखा रहे हो, पढ़ो यहाँ पे चश्मा में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ब्रांचिंग गिव राइज ऑब्लिक ब्रिज, ब्रांचिंग गिव राइज विच ब्रिज, ऑब्लिक ब्रिज। तो इस बात को ध्यान में रखना हो। तो आपको इंटरकैलेटेड दिस इज और स्पेशलाइज्ड टर्म फॉर गैप जंक्शन और कम्युनिकेशन जंक्शन। गैप देखो, कोई भी मान लो ये हमारा एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों सेल में यहाँ पे आपने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा है क्या, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन खरीद, हाँ क्या होता है प्लाज्मा, जैसे कि ये एक प्लांट सेल है, बैठना मत नहीं मार के मुंह तोड़ दूं, हाँ ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, ठीक है। इस प्लांट सेल पे ये सेल वॉल है, इस प्लांट सेल पे ये सेल वॉल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब बताओ क्या होता है इसमें प्लाज्मोडेस्माटा, और इन्होंने कहा सर इसके सेल वॉल और इसके सेल वॉल के बीच, हाँ मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे ही आऊंगा, मैं नहीं अपने से कुछ भी नहीं दिखूंगा। आपने कहा इनके बीच में ऐसे एक ट्यूबलाइट, तो क्या होगा, इसके थ्रू इन्होंने कहा इसका ये एक्स, ये ना, क्यों इतना पे काम नहीं कर चलेगा, आपको काम को और आगे बढ़ाना, वेरी गुड, इस काम को यहाँ पे ऐसे करना, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ये भी कुछ कुछ गैप जंक्शन जैसा है ना, है कि नहीं। तो आता है क्वेश्चन कि प्लांट सेल में गैप जंक्शन के कोरस्पोंडिंग कौन सा स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप बना के यहीं पे लिख लीजिए, corresponding to gap junction in plant cell। तो ये प्लांट सेल ए और प्लांट सेल बी, ये एक दूसरे से स्ट्रक्चरली मल्टीन्यूक्लिएटेड है कि फंक्शनली मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये दोनों ए एंड बी फंक्शनली मल्टीन्यूक्लिएटेड, स्ट्रक्चरली बोथ ऑफ ए एंड बी आर यूनिन्यूक्लिएटेड बट फंक्शनली दे आर मल्टी। सेल ए बी के भी कंट्रोल करेगा, बी ए को कंट्रोल करेगा। तो आपसे आता है कि कोरिस्पोंडिंग टू गैप जंक्शन या कोरिस्पोंडिंग टू प्लाज्मोडेस्माटा इन एनिमल सेल विच जंक्शन फाउंड, तो गैप जंक्शन यहाँ
दूसरा नाम क्या है? कम्युनिकेशन जंक्शन, कम्युनिकेट करता है, इसलिए नाम इसका है कम्युनिकेशन। और कार्डियक मसल में इसके लिए कौन सा स्पेशलाइज्ड टर्म इस्तेमाल होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क। क्यों होता है? तो जरूरत नहीं है जानने की, मैं बताता हूँ। दो सेल के बीच में है, इसलिए कहते हैं इंटरकैलेटेड, और डिस्क शेप का है इसलिए नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। छोड़ो, बताओ, दो सेल के बीच में इसलिए इंटरकैलेटेड। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? तो ऑब्लिक ब्रिज क्या है समझ में आ गया? प्लाज्मा। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बात क्या है? आगे बढ़ो। एक बार देख लेते हैं आपके बुक में, देखो सुनो, यहाँ भी मसल टिश्यू के बारे में है, और कहाँ पे मसल टिश्यू के बारे में? ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। किसमें? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये हो गया ना? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी आपके इसके बारे में है, मसल टिश्यू के बारे में। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको पढ़ते हैं। देखो, मसल इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इंटायर मस्कुलर टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच जर्म? बता चुके हैं ना, बताया था कि नहीं? देखो, मुझे इतना ध्यान नहीं है। देखो, आप 4 बेसिक टाइप का टिश्यू पढ़ते हो, एक बार लिख लो, इस बात को लिख लो। 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू आपको मालूम है, कौन कौन से? लिख लो, इसको लिख लो। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। अब बताओ, एपिथेलियल टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच जर्म लेयर? चारों जर्म लेयर। 4 जर्म लेयर कब से हो गया भाई? एक्टोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी, बताएंगे कौन सा कहां पे किससे, और इंडोडर्म से, बेस्ड ऑन लोकेशन। ये मेसोडर्म से, ये मेसोडर्म से। अगर नहीं मालूम है तो लिख लो, मालूम है तो भी लिख लो, बाकी बात। तो यहाँ पे हमारे बुक में क्या लिखता है? ये तो ह्यूमन रिजल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स, दे हैव स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज लाइक क्या? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड muscles have been classified using different, namely LAN, location, appearance, nature of, based on, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन, based on location, skeletal, visceral and, कोई दिक्कत? skeletal, visceral and cardiac. Next, skeletal muscle are closely associated with a skeletal component of the body. Skeletal component का मतलब bone, maybe also cartilage. They have stripped appearance under the microhens are called striated. क्या naked eye से स्ट्रिएशन नहीं दिखता है? किससे दिखता है? माइक्रोस्कोप से। As their activity under voluntary control of nervous, they are known as voluntary muscle too. Locomotory action primarily involved in, next question, लोकोमोटरी एक्शन, मूवमेंट से भी, लेकिन मेनली किससे इन्वॉल्व है? लोकोमोशन से। क्या विस्सेरल और कार्डियक लोकोमोशन से इन्वॉल्व है? नहीं। तो इसीलिए आपसे पूछा जाए, ये लिख लिया, आपसे क्वेश्चन रहे कि प्राइमरली
इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। तो क्या कहेंगे, कौन सा मसल? आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एनसीईआरटी का बात है तो पर मैं इसको रिकैप करने के लिए, इंफेसिस देने के लिए बात बता रहा हूं। आप प्राइमरली क्या है, लोकोमोशन से इन्वॉल्व हमेशा कौन सा होता है? स्केलेटल। Visceral muscle are located in the inner wall of hollow viscera of the body like alimentary canal, reproductive tract. They do not exhibit any and they are a smooth appearance. Hence they are also called smooth या non-striated. Their activity are not undervolved and they are therefore known as inward. They assist for example in transportation of food through digestive tract and gamete through genital tract. पहले ही बता चुके हैं. As the name cardiac muscle of the muscle of the heart, many cardiac muscle cell assemble in a branching pattern. ब्रांचिंग पैटर्न याद करो, ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ cardiac muscle. Based on the cardiac muscle are associated, they are involuntary in nature as the nervous system does not control their activity directly. इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी मसल. अगेन कौन सा? या ऑटोनॉमिक मसल. तो ऑटोनॉमिक मसल में कौन सा आता है? स्मूथ एंड कार्डियक दोनों आता है, या विसरल एंड कार्डियक दोनों आता है. और इनवॉलंटरी में कौन सा आता है? स्मूथ एंड कार्डियक दोनों आता है. अब तो ये तो बात हो गई एनसीईआरटी में लोकोमोशन मूवमेंट में दिया है. अब अगर हम बात करें किसमें, इसमें तो देखो क्या क्या लिया. अब देखो यहां पे ये जो लाइन दिया, each muscle is made up of many long cylindrical fiber and parallel array. ये किसकी बात किया है? स्केलेटल मसल की. इट इज नॉट अबाउट स्मूथ एंड कार्डियक. क्योंकि जब आपको बढ़िया सिलिंड्रिकल की बात कर दिया, देखो एक होता है मसल फाइबर, एक होता है न्यूरोनल फाइबर या नर्व फाइबर. क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? चुप. डिफरेंस ये बच्चे अक्सर इसमें गलत हो कर देते हैं. दो टर्म है, टू टर्म. नर्व फाइबर, मसल फाइबर. देखो सुनो, मसल फाइबर इज इक्वल टू मस्कल सेल. क्या मतलब? आप अगर टर्म नर्व फाइबर का इस्तेमाल करते हो तो वो न्यूरॉन या न्यूरॉनल सेल को नहीं रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मसल फाइबर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मसल सेल. न्यूरॉनल फाइबर रिप्रेजेंट एक्सन, न्यूरॉनल फाइबर या नर्व फाइबर रिप्रेजेंट एक्सन. तो ये गलती नहीं करना है, फाइबर दोनों में है. न्यूरॉनल फाइबर या नर्व फाइबर इट रिप्रेजेंट, आप ऐसे ही लिखेंगे, एक्सन. ये सेल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एक्सन को. लेकिन जब हम बात करते हैं मसल फाइबर की या सिंपली मसल में फाइबर टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कौन सा? पूरा मसल सा. तो लिख रहा है मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल सेल. तो मसल सिलिंड्रिकल मसल सेल किसमें होता है? स्केलेटल में कि स्मूथ में? कार्डियक में भी होता है, लेकिन कार्डियक में ब्रांचिंग नहीं होती. और स्केलेटल मसल सेल में जो इंडिविजुअल मसल सेल है वो ऐसे रहते हैं. इंडिविजुअल मसल सेल एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल. तो कार्डियक मसल सेल में भी ये अभी और डिटेल में समझेंगे. तो ये एक दूसरे के. उसके बाद these fiber are composed of many numerous fine fibrils called myofibrils. ये अभी हम लोकोमोशन मूवमेंट में मायोफिब्रिल के बारे में डिस्कस. मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम मसल सेल्स को स्टिमुलाई अप्लाई करेंगे तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में वो डिपोलराइज होगा, और डिपोलाइजेशन के रिस्पॉन्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा. ये पूरी बात नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको, ये बात जरूर लिखना है. तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अभी, इसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे. मायोफिब्रिल भी डिटेल में समझेंगे. इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे. किसको? इस पूरे बात को. स्केलेटल मसल के रिस्पेक्ट में है ये पूरी बात. किसके रिस्पेक्ट में है? और अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे लोकोमोशन मूवमेंट, इस पूरी बात को. लेकिन उससे पहले ये जरूर लिख लीजिएगा स्टिमुलस. आप अपने बुक में मत लिखो, नोटबुक में लिखो. क्या लिखोगे? स्टिमुलस क्या करता है? डिपोलराइजेशन इन मसल सेल. बिना मसल सेल डिपोलराइज, चाहे कोई सा भी मसल सेल हो, स्मूथ हो, कार्डियक हो, स्केलेटल हो, कोई सा भी हो,
कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात आपको याद रखना है, स्टिमुलस द रिलैक्सेशन इन मसल सेल इट लीड टू कॉन्ट्रैक्शन। तो कोऑर्डिनेटेड फैशन, कोऑर्डिनेटेड का मतलब कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा फिर कोऑर्डिनेट करेगा फिर रिलैक्स करेगा। इन अ कोऑर्डिनेटेड their action move the body to adjust to the change in environment and to maintain the position in the various part of the body। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब स्पेसिफिक पोस्चर में बैठते हो, चलते हो, खड़े रहते हो, बॉडी को टेढ़ा करते हो, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मसल्स की वजह से। आपकी बॉडी का सब इंटायर पोस्चर, लोकोमोशन, जो भी मूवमेंट, वो सारी चीजें किसकी वजह से चेंज हो रही हैं? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल्स ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। देखो यहाँ पे लेकिन टर्म बच्चे इनमें कभी कभी जो ज्यादा पढ़ते हैं ना वो गड़बड़ कर देते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं ना वो गड़बड़ करते हैं। क्या लिख रहा है? इन जनरल टर्म समान, नॉट इन ऑल केसेस। हमारे में सिलरी मूवमेंट होता है कि नहीं? हमारे में फ्लैगुलर मूवमेंट होता है कि नहीं? हमारे में डायबेसिस होता है कि नहीं? या अमीबाइड मूवमेंट होता है कि नहीं? लेकिन ज्यादातर मूवमेंट कौन सा? इन जनरल का मतलब मोस्ट ऑफ द मूवमेंट। इन जनरल का मतलब मोस्ट ऑफ द मूवमेंट। मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। लेकिन ऑल का मतलब यहाँ पे कुछ को छोड़ के, क्योंकि इन जनरल टर्म इस्तेमाल हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। बच्चे खाली ये याद रखेंगे कि मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। कहेंगे आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन बॉडी परफॉर्म बाय मसल, और इस स्टेटमेंट को आपने गलत मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि उसमें हमने इन जनरल टर्म इस्तेमाल नहीं किया। जब इन जनरल का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में मस्कुलर के अलावा नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना? तो मसल और स्केलेटल। अब देखो यहाँ पे गलती क्या है, इसमें क्या गलती है? सब पकड़ लोगे? हाँ बोलो क्या गलती है इसमें? स्केलेटल के साथ क्या इस्तेमाल किया है? करना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए था? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तुम लोग जो है ना क्या पढ़ते हो, कहता हूँ घर जाके आराम करो, फालतू में पढ़ते हो, ठीक है? Skeletal muscle is typically closely attached to the skeletal bones. In a typical muscle such as bicep, striated skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion। ये समझाएंगे आगे इसी चैप्टर में, ये भी अभी आगे समझाएंगे इसी चैप्टर में। किसमें? लोकोमोशन मूवमेंट में, सब इसी में समझाएंगे। देखो लिखा भी हुआ है चैप्टर 20 लोकोमोशन मूवमेंट, सब समझाएंगे। ये हमारा कौन सा मसल है? कौन सा मसल है? स्केलेटल मसल। और इस स्केलेटल मसल में देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ज्यादा रिसर्च मत मारना, मैं आपके आसानी के लिए कर दे रहा हूँ। देखो ये एक स्केलेट, अरे यार ये एक स्केलेटल मसल सेल है ग्रीन, इसमें एक ही न्यूक्लियस बाय चांस दिखाया है, ये दूसरा स्केलेटल मसल है। समझ रहे हो बात? तो इसमें दो न्यूक्लियस लिखा है। न्यूक्लियस क्या होता है ना, सुनो। अब जैसे कि मान लो, हाँ बताइए, सिद्रा साहिब कौन है? हाँ बताइए क्या? जाओ, अरे ऐसे भी पॉलिटिशियन की बेटी है, जाओ भाई, ठीक है जाओ भाई, ठीक है। देखो पॉलिटिकल लोगों को तो बहुत दावतें मिलती है ना, ठीक है ना? तो तुम अब्बा को बोलो कि हमको अपने पॉलिटिक्स से दूर रखिए अब्बा, नहीं तो फिर मैं भी पॉलिटिशियन बन जाऊंगी, डॉक्टर का उम्मीद मत रखिएगा, जाइए आप, ठीक है ना? देखो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है, ये एक्चुअली में क्या करता है, तो इस मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ धकेल देता है। किसकी तरफ धकेल देता है? ऊपर की तरफ। मतलब ऊपर का मतलब बाहर की तरफ ऐसे। और यहाँ पे आपका गॉट द पॉइंट? मेम्ब्रेन थोड़ा सा प्रोजेक्टेड रहता है, गॉट द पॉइंट? तो स्केलेटल मसल में मेम्ब्रेन प्रोजेक्टेड रहता है। क्यों प्रोजेक्टेड रहता है? क्योंकि न्यूक्लियस पेरिफेरी में रहता है और उसको बाहर की तरफ धक्का मार देता है। तो समझ गए बात को? तो यही धक्का मार दिया, धक्का मार, तो ये हो गया। और इसमें देखो स्ट्रिएशन कितना प्रोमिनेंटली दिख रहा है, ये सब क्या है? स्ट्रिएशन। ये है स्मूथ मसल और ये है कार्डियक मसल, जिसमें ये क्या चीज है? इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये क्या चला है? ऑब्लिक ब्रिज।
फंक्शनली यू मल्टी न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चरली यूनिन्यूक्लियोटाइड। अब आ जाओ, ये स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट बोथ द एंड, और टेपरिंग है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फूजिफॉर्म या स्पिंडल से, एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन, सेल जंक्शन प्राइम सेलुलर जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में, होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीट। ये पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, आगे पढ़ाएंगे। देर such as blood vessel, stomach, intestine contain this type of muscle. Smooth muscle are involuntary as their function cannot directly. We are usually not able to make it contract by merely by thinking. थिंक करके अपने स्मूथ मसल को कंट्रोल कर सकते हो, उससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं, क्यों, क्योंकि वो इनवॉल्यूंटरी है। अब आइए कार्डियक की बात करें, किसकी बात करें, तो इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। देखो हार्ट हमने बताया था ना, हार्ट एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एओर्टा। देखो ये आपका दिल का लेफ्ट एट्रियम, कौन सा एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम। यहां से निकला एओर्टा, ये कहलाता है एओर्टा, ठीक है। तो एओर्टा जहां से निकलता है, तो एओर्टा जहां से निकलता है उसका इस पोर्शन में क्या होता है, कार्डियक मसल। इसके बाद में कौन सा मसल होता है, और इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एओर्टा। प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब मालूम है, पता है कभी, प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब कभी पता है, जैसे ये मेरा हाथ है, प्लीज लिसन, ये बात ध्यान से सुनना, प्रॉक्सिमल और डिस्टल पूरी जिंदगी काम आएगा, नीट के सिलेक्शन में भी काम आएगा। बच्चे इस वक्त क्वेश्चन गलत कर देते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जिसका ओरिजिन कहीं से हुआ ना, उसके पास वाले एरिया को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल। और उससे दूर हो तो, जैसे हमारा हाथ निकला तो पहले इधर वाला फिंगर बना होगा या पहले ये पोर्शन बना होगा, ये वाला बना होगा, तभी तो फिंगर, इधर के पहले फिंगर बना होगा, बाद में आके यहाँ से सीमेंट बालू से चिपक गया होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले हमारा, हम लोग माँ के पेट में रहे होंगे तो पहले ऐसे बने हम लोग, ऐसे, फिर थोड़ा सा ही छोटा हाथ ऐसे, फिर टाइम के साथ गर्दनिया भी बना, फिर ये भी बना, फिर और टाइम के साथ फिर, समझने बात को, ऐसे बनते हैं। तो जो जहां से ओरिजिन होता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल, और जहां पे खत्म होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्टल। तो एओर्टा, दिल से एओर्टा बना होगा, एओर्टा पहले बना होगा फिर दिल बनाया होगा, दिल से एओर्टा बना होगा। तो एओर्टा का ये वाला पोर्शन जहां से ये, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एओर्टा। और इसमें कौन सा मसल होता है, कार्डियक मसल। इसके बारे में हमारे बुक में नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, इसलिए हमने बता दिया आपको। तो आपको ये याद रखना होगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ओनली इन हार्ट। हमारे एनसीईआरटी की बुक में क्या लिख रहा है, ओनली इन हार्ट। तो आपसे रहे कार्डियक मसल सीन इन, सुनो, अब यहां पे दो तरह की चीजें आ सकती हैं, ये मेरे हार्ट, प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एओर्टा, लिख लेना, डिस्टल पोर्शन ऑफ एओर्टा, और अब इसमें लिखोगे नहीं, इसमें एनसीईआरटी की बात को ध्यान में रखना होगा क्या, लेकिन क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन ऑप्शन देखो, एक में रहे हार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ हार्ट, डिस्टल हार्ट करें क्या, डिस्टल पोर्शन पार्ट ऑफ एओर्टा, और फोर्थ में रहे बोथ 1 and 2। तो इसमें आप लगाओगे बोथ 1 and 2, इस केस में आप लगाओगे बोथ 1 and 2। तो ऑप्शन के बेसिस पे भी एक स्टेटमेंट रहे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की बात याद रखना होगा, कार्डियक मसल सीन ओनली इन, क्यों, क्योंकि सही क्यों मानेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में सीन ओनली इन, और इसको हम मानेंगे ट्रू, क्यों मानेंगे ट्रू,
क्योंकि इट इज इन डिसप्लेसमेंट इन एनसी, हालांकि पूरी तरह से ट्रू नहीं है लेकिन इसको हम ट्रू मानेंगे, कोई दिक्कत। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शन interconnected this at some fusion allowing the cell to contract as a unit, एक क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन रहूंगा अभी आगे, अभी एक क्वेश्चन, which muscle contract as a unit because of नंबर 1 बताओ ए बी सी डी कौन आंसर होगा, ए बी सी डी। अब आपने जानते ही नहीं होंगे सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, में पहले क्वेश्चन करा देता हूं उसका आंसर बता रहा हूं। तो इसका आंसर होगा सिंगल यूनिट स्मूथ मसल एंड मसल। क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। स्मूथ मसल को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। स्मूथ मसल को हम लोग कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 2 ग्रुप में। ये है सिंगल यूनिट, वो है मल्टी यूनिट। देखो यहाँ पे सारे मसल सेल एक दूसरे से गैप जंक्शन से कनेक्टेड है, और अगर अपने इसमें मैसेज भेजा तो ये सारे एक साथ कॉन्टेक्ट कर देंगे। क्यों? बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। इसका मैसेज सब में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं,
थ्रू द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या कम्युनिकेशन जंक्शन या गैप जंक्शन। यहाँ पे एक ही न्यूरॉन्स है और इस न्यूरॉन ने इस बंडल को अलग अलग सप्लाई किया। इसमें तो सारे एक साथ कॉन्टैक्ट कर जाएंगे, लेकिन क्या इसमें सारे एक साथ कॉन्टैक्ट करेंगे? नहीं, यहाँ पे गैप जंक्शन ही नहीं है, यहाँ पे गैप जंक्शन ही नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? मल्टी यूनिट। तो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में क्या होता है? हैव गैप जंक्शन इन ऑल, गैप जंक्शन इन ऑल सेल्स। चाहो तो बना लो। गैप जंक्शन नॉट इन ऑल। कभी कभी तो एक भी गैप जंक्शन नहीं रहता है। तो गैप जंक्शन ये नहीं कि खाली कार्डियक मसल में होता है स्मूथ में। एक क्वेश्चन और आता है, गैप जंक्शन फाउंड इन, गैप जंक्शन या कम्युनिकेशन जंक्शन सीन इन, और बहुत सिंपल है, सीन इन स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल, बोथ बी एंड सी। तो क्या होगा आंसर? बोथ बी एंड सी। क्या होगा? बी एंड सी, क्योंकि विसरल मसल में सब में नहीं होता, लेकिन होता तो है ना, होता तो है ना, कोई दिक्कत? तो गैप जंक्शन या कम्युनिकेशन जंक्शन सीन इन, तो कौन कौन सा? विसरल मसल एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल में कभी नहीं होता, स्केलेटल मसल में कभी भी गैप जंक्शन नहीं होता है। किसमें होता है? स्मूथ मसल में, सारे में नहीं, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में और कार्डियक मसल में। मल्टी यूनिट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना। इससे पहले वाला क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया? नहीं लिखा होगा, वो कैसे लिखा? बेइज्जती खराब। लिख लिया? अरे तुम्हें रिवार्ड मिलना चाहिए। चलो जल्दी करो इसको, ठीक है, जल्दी कीजिए। हो गया? बोलो। लिख लिया सबने? तो मसल सेल के लिए दूसरा टर्म क्या इस्तेमाल होता है? मसल फाइबर। क्या न्यूरोनल सेल के लिए हम टर्म न्यूरोनल फाइबर इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन मसल सेल के लिए मसल फाइबर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अब मसल कितने तरह के? तो स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक। तो स्केलेटल मसल के सेल को क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल फाइबर या स्केलेटल मसल सेल। स्मूथ मसल सेल के को क्या कहेंगे? स्मूथ मसल सेल या स्मूथ मसल फाइबर। और कार्डियक मसल सेल को कार्डियक मसल फाइबर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? तो आज के बाद अगर कहीं पे स्केलेटल मसल फाइबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? स्केलेटल मसल सेल। कहीं पे स्मूथ मसल फाइबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? और कहीं पे कार्डियक मसल फाइबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कार्डियक मसल सेल। तो स्केलेटल मसल फाइबर आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं है, लोकोमोशन मूवमेंट में ही है, आगे में है। स्केलेटल मसल फाइबर को हम लोग कितने टाइप के होते हैं? स्केलेटल मसल फाइबर, हाउ मेनी टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस। दिखने में, जैसे वो लड़का लाल पहने हुए है, तुम कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। अबे पीछे वाला, तुम क्या खड़े हो जाओ, तुम्हारा शक्ल अच्छा नहीं है। हाँ तुम खड़े हो जाओ, अबे तुम खड़े हो जाओ, अबे तुम। ये इसका अपीयरेंस, जैकेट का अपीयरेंस कैसा है? लाल। उसका कैसा है? देखो भाई, उनको उसको मत देखो, उसके जैकेट को देखो।
व्हाइट। तो इसको क्या कहेंगे? व्हाइट। उसको क्या कहेंगे? सॉरी, इसको रेड कहेंगे उसको, या मैरून है? रेड है कि मैरून है? रेड, आई थिंक मैरून, चलो रेड मान लेते हैं। रेड है और व्हाइट। वैसे ही स्केलेटल मसल फाइबर अपीयरेंस के बेसिस पे इस रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल, एक रेड दिखता है, एक कम लाल दिखता है। दोनों लाल ही दिखता है, व्हाइट नहीं दिखता है। लेकिन जो कम लाल दिखता है उसको हम क्या कहते हैं? व्हाइट मसल। स्केलेटल मसल फाइबर बेस्ड ऑन अपीयरेंस, मोर लाल लेस लाल, मोर लाल को और लेस लाल को। हाँ तो भाई, तो आज के बाद आपको ये याद रखना है कि स्केलेटल मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर बेस्ड ऑन अपीयरेंस, रेड मसल सेल या रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल। लेकिन दोनों कौन सा? दोनों लाल ही होता है कि दोनों एक रेड और एक व्हाइट होता है? दोनों लाल होता है, लेकिन कम लाल को और ज्यादा लाल को। अब ये नहीं कहते मोर रेड मसल फाइबर लेस रेड मसल फाइबर, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा नहीं जाता, कन्वेंशन नहीं है। आप इसको कह सकते हो मोर रेड मसल फाइबर लेस रेड मसल फाइबर, अजीब सा लग रहा है बोलने में भी। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए, बायोलॉजिस्ट ने क्या टर्म इस्तेमाल किया? रेड मसल फाइबर, इट इज अ डार्क रेड, इट इज अ लेस रेड। ठीक है ना? तो रेड मसल फाइबर का अपीयरेंस क्या होगा? मोर रेडिश या लेस रेडिश? बोलो, मोर रेडिश। और ये लेस रेडिश। तो ये लाल ज्यादा क्यों, ये लाल कम क्यों, ऐसा क्यों? ये है स्केलेटल मसल फाइबर, और ये ज्यादा लाल है और ये कम लाल है, क्यों? वाई सो? तो लाली देने वाला कोई कलरिंग एजेंट, कोई पिगमेंट होगा, इसलिए आपका आरबीसी निकाल दिया जाए आपके ब्लड से तो आपका ब्लड लाल दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर पिगमेंट, रेड कलर पिगमेंट। अब इसमें भी हीमोग्लोबिन है? नहीं। देखो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी है, लिखो अलग से नोट करके, यहाँ पे आप 7-8 लाइन छोड़ देना, उसके नीचे नोट करके पॉइंट लिखो। ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है 2 रेड कलर पिगमेंट। दोनों में क्या चीज कॉमन है? लाल तो है ही, ग्लोबिन। दोनों में कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन है? ग्लोबिन। जितना पढ़ाऊं उससे आगे एक वर्ड नहीं सोच सकते। दोनों में सामने में ग्लोबिन ग्लोबिन नहीं दिख रहा है तो दोनों लाल है, ये तो है ही। इसमें भी ग्लोबिन, इसमें भी ग्लोबिन, इसमें 4 ग्लोबिन 4 हीम, 1 ग्लोबिन 1 हीम। हीम का स्ट्रक्चर पढ़ा है? पढ़ाऊंगा। 1 ग्लोबिन 1 हीम, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, याद है ना? ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एकदम हर पे क्वेश्चन, हर वर्ड पे इसके क्वेश्चन बनता है। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहां पे हीम, हीम इज स्टैंड फॉर ब्लड। मायो, मायो स्टैंड फॉर मसल। और कौन से मसल में मायोग्लोबिन पाया जाता है? स्केलेटल मसल में, स्मूथ मसल में, कार्डियक मसल।
चल पहले क्वेश्चन लिखो, इसको आसमान छोड़ के, मायोग्लोबिन सीन इन, हीमोग्लोबिन का काम क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, O2 एंड CO2। मायोग्लोबिन का काम क्या, स्टोरेज ऑफ O2, स्टोर ऑफ O2 नहीं, स्टोरेज ऑफ O2 इन मसल सेल। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट एंड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट किसको कहते हैं, एंड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। ये सब भी आता है, बताओ उसका आंसर बताओ, तुक्का मारो, इतना लोगों, कोई एक बोलो, कोई दो बोलो, कोई तीन बोलो, कोई चार बोलो, चार, ऑल ऑल ऑल, सब में होता है, सब में होता है, सब में होता है। मायोग्लोबिन फाउंड इन ऑल मसल सेल, स्केलेटल में भी, विसरल में भी और कार्डियक में भी। तो सब में, हमारे सारे मसल में क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोर रहता है। क्यों, ऑल हैव ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। तो आपसे कहा जाए कौन से मसल सेल में ऑक्सीजन स्टोर रहता है, तो कौन से में कहोगे, ऑल में। कौन से में कहोगे, ऑल में, कि ऑक्सीजन स्टोर इन ऑल मसल सेल, ये याद रखना होगा। अब देखो, तो ये मत सोचना कि हमने यहाँ पे लिखा मायोग्लोबिन के बारे में बताया है, तो ये मत सोचना कि मायोग्लोबिन सिर्फ ओनली इन, हाँ इन दोनों में मायोग्लोबिन ज्यादा इसमें होगा और इसमें कम होगा। तो लिखेंगे मोर मायोग्लोबिन फाउंड, इसीलिए ये लाल ज्यादा होता है और उसमें मायोग्लोबिन, अरे यार खूब लाल रंग से तुमको रंग दिया जाए, कम लाल रंग से रंगा जाए, तो कब कौन ज्यादा लाल दिखेगा, जिसमें ज्यादा लाल रंग का इस्तेमाल होगा, जिसमें कम का इस्तेमाल होगा वो कम लाल दिखेगा। देखो इसने अपना कलर चेंज कर लिया, हेलो, क्यों भाई, ठीक है। तो मोर, हम करें इसके जैकेट को क्या होगा, देखो 2 in 1 पॉइंट रखा है, मोर मायोग्लोबिन हेयर, लेस मायोग्लोबिन हेयर, दोनों में होता है। अब बताओ, मान लो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो ज्यादा देर तक एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगा, जिसमें ज्यादा स्टोर होगा। जल्दी किसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, बोलो भाई, किसमें शुरू हो जाएगा जल्दी, वाइट में। क्यों, क्योंकि उसमें स्टोर ऑक्सीजन कम है, क्योंकि उसमें स्टोर ऑक्सीजन कम है। तो इसीलिए हमारे बुक में लिखे हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये कई बार चीजें होती है ना, ये लिख दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या लिखा है, रेड मसल फाइबर के बारे में हमारे बुक में लिखा हुआ है एरोबिक मसल सेल, और व्हाइट मसल फाइबर के बारे में क्या है, अनएरोबिक मसल सेल। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा देर तक होता है, इसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टोर ऑक्सीजन कम है। तो इसको हम लोग कई बार कहते हैं अनएरोबिक मसल सेल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जल्दी उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, और इसमें देर से अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में अनएरोबिक होता है, लेकिन उसमें जल्दी शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें कम स्टोर है, और इसमें जल्दी शुरू हो जाता है। क्यों, चलो इसमें देर से शुरू हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टोर है। तो इसको हम लोग कहते हैं, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑल्सो नोन एज, ए भाई दरवाजा खोल दो, बहुत गर्मी हो रही, सफोकेशन हो रहा, दरवाजा खोल, हाँ अरे दरवाजा खोल, सही वेंटिलेशन होने लगेगा। मोर, ऑल्सो नोन एज क्या, रुको, टाइम कैसे हो गया, सारे आदमी टाइम मार के तोड़ देंगे, कौन बोला टाइम हो गया, हम उसका टाइम खराब कर देंगे। ऑल्सो नोन एज
एरोबिक मसल सेल, also known as अनएरोबिक मसल सेल। इसका मतलब ये मत समझ लें कि इसमें सिर्फ अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है या इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, इसमें जल्दी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं शुरू होता है, देर से होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर है और उसमें जल्दी शुरू हो जाता है। अगर मान लो दोनों हमारे बॉडी में, यहाँ पे स्केलेटल मसल सेल है, सॉरी रेड मसल सेल है और यहाँ पे व्हाइट मसल सेल है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए या बंद हो जाए तो ये ज्यादा देर तक एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ये जल्दी शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोर ऑक्सीजन कम है, स्टोर ऑक्सीजन कम है। ये तुम लोग का एक होमवर्क है, तुम लोग मुझे बताओगे कहीं से भी ढूंढ के, among skeletal, visceral and cardiac muscle which have maximum myoglobin and which have least myoglobin। least myoglobin, which have maximum myoglobin and which have least myoglobin। किसमें मैक्सिमम मायोग्लोबिन है और किसमें लीस्ट मायो, ये होमवर्क है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ढूंढ के बताओ। अब आ जाओ, और क्या डिफरेंस है, लिख लिया, ये तीनों पॉइंट लिख लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट, चलो मैं ऊपर वाला निकाल लेता हूँ। फोर्थ डिफरेंस, स्केलेटल मसल फाइबर में लेस स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन इट, मोर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन इट। अब ऐसा क्यों, वो इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बताएंगे। कैल्शियम इन इट, किसमें कैल्शियम ज्यादा स्टोर रहेगा, रेड मसल फाइबर में या व्हाइट मसल सेल में? व्हाइट मसल फाइबर या सेल, फाइबर या सेल, कुछ भी बोलो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, पॉइंट नंबर 5, मोर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है, दिमाग होगा तो समझ रहे हो, नहीं दिमाग है तो भी हम समझा देंगे, घबराओ मत। इफ यू हैव ए लिटिल बिट ब्रेन इट विल बी एक्सपेंडेड, ठीक है ना। लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बताओ अनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा लैक्टिक एसिड बनता है, आपने पढ़ा होगा। तो लैक्टिक एसिड जब बनता है ना, जिस भी बहुत, देखो आप जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, बहुत देर एक्सरसाइज करते हो या खेलने लगते हो तो मसल में पेन करने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां के मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन, तो मसल सेल लैक्टिक एसिड पेन कॉजेज करता है। और जिस मसल सेल में लैक्टिक एसिड, किसमें जल्दी बनेगा, व्हाइट मसल सेल में कि रेड मसल सेल में? व्हाइट। तो जल्दी थकान किसको महसूस होगी, तो मोर इजीली फटीग कौन होगा? हाँ, तो ये ध्यान रखना है। लेस इजीली फटीग, मोर इजीली, ठीक है ना। एक लाइन और छोड़ देना, वो बाद में वो डिफरेंस बताएंगे, 2 लाइन छोड़ देना, वो डिफरेंस बाद में बताएंगे, अभी नहीं, जब मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन को पढ़ाएंगे तब। अब देखो, ये है हमारा एक स्केलेटल मसल सेल। इस डायग्राम को आप बना लो तो आपके लिए बढ़िया, नहीं बनाओ तो और बढ़िया।
ये क्या चीज है? न्यूक्लियस। ये एक स्केलेटल मसल सेल है और उस स्केलेटल मसल सेल में एक न्यूक्लियस की बहुत सारा, और सारा न्यूक्लियस पेरिफेरी में कि सेंट्रल रीजन में? तो बहुत अच्छे, तो फिर पढ़ क्यों रहे जाओ, सब तो मालूम ही, सब तो आपको। ए, क्या कर रहा है? ठीक है ना, ऐसा कुछ कुछ दिखता है, एक स्केलेटल मसल सेल ऐसे ही दिखता है। अब मैं सब में इतना डंडा नहीं बनाऊंगा, बस हो गया, ऐसा दिखता है। उसके बाद ये क्या चीज है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चीज है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बिल्कुल पेरिफेरी में। उसके बाद ये क्या चीज है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा इसमें कुछ कुछ होता है, क्या है? मायोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, मैया रेड कलर पिगमेंट। और ये पिगमेंट हमेशा किसके अंदर रहेगा? वैक्यूल के अंदर। किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर। तो एक स्केलेटल मसल सेल के अंदर शुरुआत करते हैं, मायोग्लोबिन होगा, न्यूक्लियस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके सेल मेम्ब्रेन को स्केलेटल मसल के क्या कहते हैं मालूम? इसकी बकरी, सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। और इसको क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सार्कोसोम। क्या कहते हैं? सार्कोसोम। और इसके साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं, हाँ ये तो तुम लोग सब सही आंसर दे रहे हो, सार्को, पहले साइटोप्लाज्म देते हैं। तो यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम। तो हमने क्या कहा? एक स्केलेटल मसल से, और ये बीच में सेंट्रल एरिया क्या है? तो दिस गिव द स्टेटेड अपीयरेंस। ये स्टेटेड अपीयरेंस क्यों होता है? और भी चीजें होती हैं इसमें, ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता है। क्या क्या? ऐसे ऐसे
ये कुछ कुछ होता है। अब ये सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, घबराओ मत, सब पढ़ाएंगे। जो नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ाएंगे, तो पढ़ना है वो जरूर पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ना है। तो ये स्टेटेड अपीयरेंस देता है, इसकी वजह से कौन सा, अरे यार ये तो गड़बड़। तो आपसे कहा जाए कि सार्कोप्लाज्म या इसके साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम एरिया किससे ऑक्युपाइड है, इसी स्ट्रिएशन से ऑक्युपाइड है कि नहीं? जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब पेरिफेरी में है कि सेंट्रल रीजन में? पेरिफेरी। देखो ये पहली बार आंसर दिया आज ठीक पूरे क्लास में आज तक, ठीक है, बहुत अच्छे, गुड। तो इसको डायग्राम लगता है ज्यादा पसंद आ गया इसलिए आंसर दे दिया, गुड। तो ये बताओ, आपसे कहा जाए कि ऑल ऑर्गेनेल्स इन अ स्केलेटल मसल सेल लोकेटेड इन पेरिफेरी, तो एक पॉइंट तो ये लिख लो, ऑल ऑर्गेनेल्स, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ऑल membrane bound organelles including nucleus in skeletal muscle cell located in maximum portion of cytoplasm oblique sarcoplasm occupied by, बोलो, occupied by क्या लिखेंगे? स्टेटेड अपीयरेंस नहीं लिखेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या होता है आगे समझेंगे, ऑक्युपाइड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आगे समझेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म ऑक्युपाइड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या होता है ये आपके बुक में भी है, बताएंगे, मतलब मीनिंग ऑफ, बेसिकली यही कॉन्ट्रेक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन रिस्पांसिबल फॉर स्टेटेड अपीयरेंस। तो एक लाइन नोट करके लिख लेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन स्पेसिफिक अरेंजमेंट responsible for striated appearance। अब क्या होता है ये सब हम लोग को पढ़ना है, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नहीं पढ़ना है, सब समझाएंगे। लेकिन अभी आपको एक तो आपसे पूछा जाए कि इसके सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सार्कोसोम। आपको हमने बताया था ना, स्केलेटल मसल सेल में कैल्शियम स्टोर रहता है, और ज्यादा कैल्शियम किसमें रहता है, व्हाइट मसल सेल में कि रेड मसल सेल में, व्हाइट में ज्यादा। अब ये कैल्शियम किसके अंदर स्टोर रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्को। तो किसमें ज्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जिसमें ज्यादा कैल्शियम स्टोर होगा। तो किसमें ज्यादा स्टोर होता है, तो किसमें ज्यादा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो एक डिफरेंस लिख लो, पॉइंट नंबर 7, मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेस, इसमें लेस और इसमें मोर। तो लिख लो पॉइंट नंबर 7, लेस नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोर नंबर ऑफ, एक डिफरेंस और लिखाएंगे अभी आगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
चलो वो डायग्राम बन गया सबका, चलो जल्दी बना लो जरूर, ठीक है, जैसे तैसे बनाओ, कोई जरूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल, लेकिन आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि इसमें पूछा जाए, अगर यह हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है एक प्रोबेबल क्वेश्चन में से है कि भाई इसमें सारे ऑर्गेनेल पेरिफेरी में क्यों होते हैं, क्योंकि सेंट्रल एरिया ऑक्युपाइड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन, तो जगह ही नहीं है, तो वहां पे कहां होगा ऑर्गेनेल। अब इस रूम में बीच में भूत और शैतान आ जाए तो इंसान किधर चला जाएगा, पेरिफेरी में, तो इधर साइड से पेरिफेरी में क्या है, इंसान, और बीच में क्या है, भूत और शैतान। यहाँ पे भूत और शैतान क्या है, बोलो, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन, और ये सब क्या है, इंसान। समझ गए बात नहीं, और इंसान, भूत और शैतान उधर उधर धक्का मारा, उधर धक्का मारा, तो दीवार की तरफ वो फुसफुस के बाहर की तरफ अपीयर हो रहा है, और वो जो अपीयर हो रहा है बाहर की तरफ वो क्या है, न्यूक्लियस। नहीं, अभी देख रहे किधर से इंसान अपीयर हो रहा है, मदिया इधर देख रही, मैं कहता हूँ ना सारा दिमाग उमर ले लिया है, इसके पास कुछ है ही नहीं, मैं बार बार कहता हूँ।